तो नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम मध्यकालीन भारत और विशेष रूप से बिहार के इतिहास को कवर करेंगे, जो आपके आने वाले सभी बिहार एग्ज़ाम जैसे बिहार टीचर, बीपीएससी, बिहार कांस्टेबल, इन सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। कृपया क्लास को लास्ट तक देखिएगा और अंत में हम लोग प्रीवियस ईयर सवाल भी करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यह जो है मेडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है, यह किसके अंतर्गत रहने वाला है? तो बिहार के अंतर्गत, यानी बिहार के अंतर्गत खासकर बिहार स्पेशल देखने वाले हैं यहाँ पे मध्यकालीन भारत को। देखिए, मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड है, पहली बात आपको याद होना चाहिए 1206 से लेकर 1707 तक है। अब इस टाइम पीरियड को दो भागों में बांटा गया है। इस टाइम पीरियड को दो भागों में बांटा गया है। पहली बात देख सकते हैं यहाँ पे दिल्ली सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं, क्या क्या नोट्स पॉइंट याद रखना है जो कि परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें जानेंगे। इसका टाइम पीरियड है 1206 से लेकर 1526। यहाँ पे है दूसरा मुगल काल। मुगल काल क्या है? 1526 से लेकर 1707, यानी यहाँ तक जो टाइम पीरियड है यह दिल्ली सल्तनत का है और यह मुगल काल का 1526 से 1707। तो टोटल मध्यकालीन भारत का जो टाइम पीरियड हुआ 1206 से लेकर 1707। इसमें ज़्यादातर हम लोग मुस्लिम शासकों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। आइए आपको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार की मध्यकालीन समय में क्या स्थिति रही होगी। ये बात यहाँ पर बताते चले कि दिल्ली सल्तनत के 5 वंश हुए हैं, यानी कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंश हुए हैं 1206 से लेकर 1526 तक। यहाँ पे पहली बात आपको बताते चले, पहली बात क्या है? तो पहला बात यहाँ पे वंश का नाम में आता है गुलाम वंश। गुलाम वंश आता है जो कि 1206 से लेकर 1290 तक इसका टाइम पीरियड रहने वाला है। फिर इसके बाद है खिलजी वंश, खिलजी वंश है। फिर इसके बाद है तुगलक वंश। फिर इसके बाद है सैयद वंश। फिर इसके बाद है लोधी वंश। तो आपको नॉलेज हो गया कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले टोटल 5 वंशज है, यानी 5 वंश है। इसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1526। यहाँ पे बताते चले इस 5 वंशों में नाम क्या आता है? तो फर्स्ट पे आपका नाम आता है गुलाम वंश, यानी कि गुलाम वंश। सेकंड पे आता है खिलजी वंश। थर्ड पे आता है तुगलक वंश, तुगलक वंश। और फोर्थ पे आता है सैयद वंश, सैयद वंश, यानी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश। और एक है लोधी वंश। यानी टोटल सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत ये 5 वंश के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे क्या क्या बिहार एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं सभी को हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गुलाम वंश से। सबसे पहला बात कि बिहार पे किन तुर्की राजाओं का सबसे पहले आक्रमण हुआ, उसको थोड़ा सा अध्ययन करने के बाद गुलाम वंश की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का टॉपिक है मध्यकालीन बिहार का इतिहास विस्तृत अध्ययन, जबकि तुर्की आक्रमण और बख्तियार खिलजी के अंतर्गत। तो सबसे पहला जो है मुस्लिम शासक वह बख्तियार खिलजी था। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, अगर इसका नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो बना सकते हैं। सबसे पहले 12वीं सदी में, यानी कि 12वीं सदी के अंत में बोला है, तो 1197-98 इधर की बात हो रही है। तो यहाँ पे 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के आरंभ में बिहार पर तुर्की आक्रमण हुए। यानी तुर्की आक्रमण, तुर्की के शासकों का जो है आक्रमण कब हुआ? 12वीं सदी के अंत और 13वीं सदी के आरंभ, यानी 13वीं सदी के शुरू में। तो आइए इसका एग्जैक्ट डेट भी जान लेते हैं कि पहला आक्रमण कब हुआ था और सफल आक्रमण कब हुआ था और किसने किया था। तो पहला आक्रमण 1197 ईस्वी में हुआ था। आप सभी को याद दिला दें, 1197 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने बिहार, उस समय बिहार प्रांत, बंगाल और बिहार सब एक ही में था, उस पर आक्रमण किया गया था। तो सबसे पहला जो है आक्रमणकाली बिहार पर बख्तियार खिलजी हैं, उनके द्वारा पहला आक्रमण किया गया 1197 में। इस पॉइंट को याद रखना। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य इससे और भी क्या है कि बख्तियार खिलजी बिहार और बंगाल को जीतने वाला पहला तुर्की मुस्लिम शासक था। मुस्लिम शासक तो था, लेकिन पहला तुर्की मुस्लिम शासक था।
किसको? बिहार और बंगाल को जीतने वाला प्रथम तुर्की मुस्लिम शासक था। ये बात आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछा हुआ है, लास्ट में सवाल कराएंगे तो देखना। यहाँ पे बंगाल अभियान जब आक्रमण कर दिया तो उस समय अभियान चला रहे थे, मतलब घूम रहे थे। तो जब बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अभियान चलाया तब वहाँ का जो शासक था बंगाल का, लक्ष्मण सेन थे। किस वंश के शासक थे? सेन वंश के। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बंगाल अभियान के समय बख्तियार खिलजी के जो बंगाल के शासक थे किस वंश के शासक थे, कौन थे? तो किस वंश का बोलेगा तो सेन वंश, और कौन थे? लक्ष्मण सेन। इतना बात आपको, हमको उम्मीद है कि पता हो गया होगा। लेकिन इसके बाद एक और नोट पॉइंट करके आप लोग डालेंगे, यहाँ पे है दरभंगा की जीत, यानी कि जो है बख्तियार खिलजी का जो है बिहार में पहला सफल आक्रमण 1198 ईस्वी में हुआ। लेकिन पहली बार आक्रमण कब किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। कब किया था? 1197 ईस्वी में। लेकिन सफल आक्रमण कब हुआ? 1198 में। इस सफल आक्रमण के जरिए उसने किसको जीता? तो दरभंगा को। किसको जीता? दरभंगा को। अब यहाँ पे मेन बात है कि अब जब जीत गया तो कुछ न कुछ अपना प्रशासनिक सेवाएं भी देगा। तो आइए उसको जान लेते हैं। बख्तियार खिलजी की शासन व्यवस्था जो है कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर थी, यानी कि इन्होंने जो अपना शासन व्यवस्था चलाया था वह कर्मनाशा नदी के पूर्व, मतलब कि इधर का एरिया चलाया था। इधर का जो एरिया है कर्मनाशा नदी के पूर्व की ओर चलाया था। यहाँ पे इन्होंने कुछ गलत काम भी किए थे, तो आइए उसको भी जान लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पहला है विध्वंस, यानी इन्होंने क्या बर्बाद किया था? तो पहला बर्बाद किए थे नालंदा विश्वविद्यालय को, जिसमें 6 महीना तक आग लग गई थी। आप सभी को पता होगा कि उसमें सभी जितने भी जड़ी बूटी औषधि के किताब जितने भी थे, रसायन, सब जल रहे थे। 6 महीने तक आग लगी थी। आप सभी को यह बात पता होगा। यहाँ पे बताया गया है कि दूसरा इन्होंने एक स्थापना भी किया है, जो कि बख्तियारपुर शहर है। बख्तियारपुर शहर की स्थापना इन्हीं ने कराया था, बख्तियार खिलजी ने, और नालंदा विश्वविद्यालय में आग इसने ही लगाया था। तो यहाँ से 2 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला बात कि विध्वंस नालंदा विश्वविद्यालय को किया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा, और इन्हीं के नाम पर बख्तियारपुर शहर की स्थापना भी किया गया था। यहाँ पे अब हम लोग वंश की शुरुआत करते हैं, यानी सल्तनत कालीन, यानी दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार के बारे में जो फैक्ट्स निकल के आई है उसको जानेंगे। पहली बात कि सल्तनत कालीन बिहार जो है, इसके अंतर्गत गुलाम वंश के अंतर्गत क्या क्या नोट्स पॉइंट है। पहला बात कि इल्तुतमिश की भूमिका सबसे पहले रही है गुलाम वंश में बिहार के करीब में। ऐसे तो आप सभी को पता होगा गुलाम वंश का जो है संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ठीक है। लेकिन हम लोग भारत के अंतर्गत नहीं पढ़ रहे हैं, केवल बिहार के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले इल्तुतमिश से स्टार्ट करेंगे। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने बिहार को दिल्ली के अधीन किया। यानी कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पे ऐबक का आक्रमण हुआ और उसी समय बिहार पर, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बिहार पर इल्तुतमिश का आक्रमण हुआ, और इन्होंने बिहार पे आक्रमण करके कुछ हिस्से को कहाँ स्थापित कर लिया? तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। अब सभी को बता दें उस समय जो मेन हेड क्वार्टर था दिल्ली, अब इसी से सारा तरफ अपना साम्राज्य को मिला रहे थे। तो यहाँ पे मेन जो था हेड क्वार्टर दिल्ली में था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे यहाँ पे, और इल्तुतमिश बिहार बंगाल पे, यानी बिहार बंगाल पे आक्रमण करके बिहार को दिल्ली के अधीन कर लिया। तो सवाल पूछा भी है कि बिहार को दिल्ली के अधीन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश। आइए आपको सवाल आगे का जो फैक्ट्स है, सारा फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारा फैक्ट करा रहा हूँ। अगला है कि सूबेदार की नियुक्ति। फिर इन्होंने इल्तुतमिश ने बिहार बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन करके इस पे जो है सूबेदार की नियुक्ति की, और सूबेदार का नाम भी पूछा है। देखिए, इल्तुतमिश ने बिहार क्षेत्र में मलिक जानी को अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया है। फिर इसके बाद जो है की पॉइंट
कि बलबन आए, एक बलबन भी शासक है गुलाम वंश के अंतर्गत, तो इनका क्या भूमिका रही है बिहार हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देख लेते हैं। बलबन ने दक्षिण गया में यानी कि यह जो दक्षिण गया है इस एरिया को दिल्ली सल्तनत के अधीन किया। यानी कि आप सभी को बताते हैं बिहार के कुछ हिस्से को किसने अधीन किया, तो वह थे इल्तुतमिश। फिर जो है दक्षिण गया को बोलेगा कि दक्षिण गया को किसने दिल्ली सल्तनत के अधीन किया, तो बलबन। ये दोनों गुलाम वंश के अंतर्गत आते थे। अब रही बात कि यह जो बलबन थे इस दक्षिण गया के कुछ हिस्से को दिल्ली सल्तनत में मिलाएं, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है, ये भी सवाल पूछा है। तो इसकी जानकारी जो है एक राजा है जो कि गया के ही है, राजा है वनराज नाम था, वनराज के उनके अभिलेख से ये जानकारी मिलती है। उस समय तो मैसेज व्हाट्सएप तो था नहीं कि कोई लिख के मैसेज बताता, तो उसके अभिलेख से पता चलता है। वह राजा कौन थे, तो राजा वनराज कहाँ के थे, गया के ही थे। तो यहाँ पे हम लोग की जो है गुलाम वंश के अंतर्गत बिहार हिस्ट्री जो पढ़ना था कंप्लीट कर चुके हैं। इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लास्ट में आप लोग देख लीजिएगा किस तरीक़ा से पूछेगा। इतना ही नहीं है, आपको शुरू में ही बोल दिया है कि हम लोग केवल बिहार के नज़रिए से इस मध्यकालीन भारत को अध्ययन कर रहे हैं। अगर पूरा पढ़ना है तो इसका अभी लंबा और जाएगा, लेकिन हम लोग बिहार के इर्द गिर्द केवल जानकारी को समझ रहे हैं, ठीक है। तो आइए आपका नेक्स्ट वंश जो स्टार्ट होता है खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। इसका जो शुरुआत होता है 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक, यानी 1290 से 1320। इसमें आपका बता दें खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हैं, लेकिन यह भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा। हम लोग केवल बिहार के ही बारे में अध्ययन करेंगे। पहला बात इससे क्या आपको ध्यान रखना है कि खिलजी वंश के शासक जो अलाउद्दीन खिलजी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी इस्माइल खां को दरभंगा भेजा, यानी दरभंगा तो अधीन कर लिया गया था। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे अलाउद्दीन खिलजी, गुलाम वंश के पतन के बाद इन्होंने एक क्या बोलेंगे इसे, अपने सेनापति बोलेंगे। तो इस्माइल खां के नाम के कोई सेनापति थे जिन्होंने दरभंगा भेजे, और दरभंगा में जानकारियों को उनसे लेने के लिए ये उनको भेजे थे। अब आइए वहाँ पे जाने के बाद इनको क्या होता है। तो जैसे ही दरभंगा गए तो वहाँ दरभंगा में पहले से एक शासक थे, जो कि शासक कौन है, शासक हैं सत्रह सिंह। शासक कौन है, सत्रह सिंह, सॉरी सत्रह नहीं सकरा सिंह। तो दरभंगा में एक शासक थे सकरा सिंह, उनसे इनका लड़ाई हो गया। किसका, इस्माइल खां। इस्माइल खां को किसने भेजे थे, अलाउद्दीन खिलजी ने, कि जाइए वहाँ पे वहाँ की जानकारी गुप्तचर के रूप में वहाँ पे भेजे थे अपने सेनापति को जानकारियों को देने के लिए। लेकिन वहाँ पे पहले से एक शासक मौजूद थे जिनका नाम सकरा सिंह था, दरभंगा के ही शासक थे। इनके संग इनकी लड़ाई हो गई, तो एक बार जीते एक बार हारे। यहाँ पे बताया गया कि शुरू में पराजित किए, सकरा सिंह को शुरू में पराजित कर दिए इस्माइल खां, लेकिन फिर बाद में सकरा सिंह ने इस्माइल खां को भी पराजित किया। और ऐसे तो चलते रहेगी प्रक्रिया, तो इस बात को लेकर संधि करा दी गई, दोनों के बीच संधि हो गई। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जो खिलजी वंश था इसको भी समझ गए होंगे। खिलजी वंश से इतना ही आपको बिहार हिस्ट्री में पढ़ना है। पहली बात क्या, अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भाई भेजा, तो इस्माइल खां को। इस्माइल खां को कहाँ भेजा, दरभंगा भेजा। दरभंगा में एक पहले से शासक थे सकरा सिंह, उनसे इनका लड़ाई हुआ। दोनों अपने में लड़ाई करके समझौता भी कर लिए। बस इतना ही बात याद रखना है। और इसको बता दें यह सबसे छोटा टाइम पीरियड भी माना जाता है दिल्ली सल्तनत में, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसके बाद आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। तो इसके बारे में क्या विस्तृत अध्ययन करना है। पहली बात कि बिहार की राजधानी तुगलक वंश में बिहार शरीफ बनाई गई, यानी कि देख सकते हैं तुगलक वंश के दौरान बिहार की राजधानी कहाँ पे बन गई, बिहार शरीफ। फिर इसके बाद है दूसरा की पॉइंट कि मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ इसमें कार्य को देखेंगे। कुछ सिटी के नाम को चेंजेस किए हुए हैं। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो पहली बात तो बिहार शरीफ की राजधानी, बिहार की राजधानी कहाँ बनी, बिहार शरीफ।
ठीक है। वर्तमान में पटना है, लेकिन उस समय पटना में बिहार शरीफ मतलब कि पास के एरिया में इसकी राजधानी बन गई थी। और इसकी जो है राजधानी बनाने वाले कौन थे, तो तुगलक वंश के दौरान बनाई गई थी। आइए यहाँ पे बताते हैं कुछ इनके कार्य जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये VVI है, सभी ऐसे तो VVI है इम्पोर्टेंट है, सवाल कीजिएगा तो खुद पता चल जाएगा। पहली बात कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग मतलब किला होता है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक किले का निर्माण किया। दूसरा बात, इन्होंने दरभंगा का नाम भी बदल दिया। दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकपुर रख दिया, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बोलेगा कि दरभंगा का नाम बदल के क्या रखा गया, तो तुगलकपुर किसने रखा, MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरी बात, जो पूरा पूर्णिया क्षेत्र है, सॉरी पूर्णिया नहीं, तिरहुत क्षेत्र है, जो पूरा तिरहुत क्षेत्र है उसका भी नाम बदल के तुगलकाबाद रख दिया। किसने भाई रखा, तो यह भी आपके MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ये 2 कार्य इनके थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टि से। आइए आपका बताते हैं सैयद वंश। सैयद वंश में ज़्यादा, इसमें आपको बता दें कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला बिहार पर। बिहार पे कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ा। क्यों, क्योंकि इसमें योग्य शासक नहीं थे। भाई प्रभाव कब पड़ता है, जब शासक रहते हैं, योद्धा रहते हैं, काबिल रहते हैं, तभी लड़ाई को छेड़ते हैं। तो यहाँ पे सैयद वंश में कोई भी काबिल जो है शासक नहीं थे। इसके कारण से सैयद वंश में ज़्यादा इफेक्ट बिहार पे देखने को नहीं मिला। लेकिन फिर भी कुछ की पॉइंट है याद रखने जोगे, उसे हम लोग याद रखेंगे। पहली बात, इसके टाइम पीरियड 1414 से 1451। फिर इसकी स्थापना किसने किया, तो इसका एक खिजर खां नाम के कोई शासक थे, मुस्लिम शासक थे, इन्होंने स्थापना किया। फिर बिहार पे प्रभाव क्या पड़ा इसका, तो देखिए खिजर खां का कोई भी प्रभाव आक्रमण बिहार के क्षेत्र में नहीं हुआ, आपको शुरू में ही बोले थे। इस कारण बिहार के ज़्यादातर हिस्से सैयद वंश के शासनकाल से स्वतंत्र थे, कोई खतरा उस पर नहीं था। तो ज़्यादा समय नहीं गंवाएंगे, आइए आपको ले चलते हैं लोधी वंश, जो कि 1451 से 1526, इसका 1414 से 1451 था। लेकिन इसमें एक और वंश ऐड हुआ है। लोधी वंश के साथ साथ बिहार में एक नुहानी वंश भी पनप रहा था। तो मेन है लोधी वंश मुख्य है, लेकिन इसके साथ जो नुहानी वंश का है क्रियाकलाप, मतलब नुहानी वंश का जो है प्रकोप, उसको भी समझेंगे। आइए आपको बताते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया। सबसे पहले सिकंदर लोधी एक शासक हैं लोधी वंश के। उन्होंने क्या किए, तो सिकंदर लोधी ने अपने एक गुप्तचर को दरिया खां नुहानी, यानी दरिया खां नुहानी, आप लोग को पता होगा कि सिकंदर लोधी ने दरिया खां नुहानी एक शासक है, उनको जौनपुर भेजा, जो कि यूपी में पड़ता है। तो आप लोग मैप में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे जो है देखिए ये बिहार है, और बिहार के जस्ट बगल में ही यह जौनपुर है। तो बिहार के जस्ट बगल में जौनपुर है, तो यहाँ से कहाँ एक अपने गुप्तचर को भेजे जौनपुर में। किसको भेजे भाई, दरिया खां नुहानी को। अब जौनपुर में गए तो वहाँ जौनपुर में कोई खाली तो होगा नहीं, मतलब खाली साम्राज्य तो होगा नहीं, वहाँ पे कोई ना कोई शासक विराजमान होंगे। तो कौन से शासक थे, तो शासक थे हुसैन शाह सरकी। और हुसैन शाह सरकी किस वंश के शासक थे, तो सरकी वंश के शासक थे। उनसे इनकी लड़ाई हो गई। किसका भाई, दरिया खां नुहानी को। किसने भेजा था, सिकंदर लोधी को। कहाँ से, तो बिहार से। इतना बात क्लियर। आइए आपको बताते हैं। फिर सरकी वंश के विस्तार, यानी सरकी वंश उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर बिहार के पश्चिमी भाग तक विस्तृत हुई। सबसे पहले बताते हैं हुसैन शाह के संग जब लड़ाई हुई थी, तो उसमें दरिया शाह नुहानी जो बिहार के गुप्तचर थे उनकी जीत हुई, और हुसैन शाह सरकी को पराजित कर दिए। और इसी तौर पे जौनपुर को भी बिहार में मिला लिया गया, क्योंकि बिहार के करीब में ही था। आपको बताएं शुरू में ही यहाँ पे बिहार के करीब में ही था, मिला लिया गया। तो पहली बात यहाँ पे फैक्ट आपको याद हो गया होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं सरकी वंश उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर बिहार के पश्चिमी भाग तक विस्तृत था। आपको शुरू में बोले जौनपुर कहाँ है, बिहार के पश्चिमी क्षेत्र में से ही फैला हुआ है, और इसको भी सम्मिलित कर लिया गया। अब आइए बताते हैं आपको
नुहानी वंश के बारे में बिहार में क्या है भूमिका, इसकी भूमिका को नुहानी वंश। पहली बात इसमें क्या सीखे भाई, यह जो है लोधी वंश में क्या सीखे कि एक सिकंदर लोधी शासक थे जिन्होंने अपने गुप्तचर को दरिया खान नुहानी को जौनपुर में भेजे थे। तो वहाँ पे एक शासक थे, शासक का नाम था हुसैन शाह, सरकी वंश के शासक थे। उनसे लड़ाई हुआ जिसमें उनकी जीत हो गई और जौनपुर को भी बिहार में मिला लिया। फिर इसके बाद क्या होता है बिहार में कि देखिए दरिया खान नुहानी का ही एक पुत्र थे बिहार में। दरिया खान नुहानी का पुत्र थे बहार खान नुहानी। तो बहार खान नुहानी ने क्या किए, तो इसने बिहार में स्वतंत्र शासन की स्थापना किया। सवाल पूछता है इन्होंने कोई वंश के साथ हस्तक्षेप नहीं किया, किसी भी वंश में सम्मिलित नहीं हुए, बल्कि एक अलग ही स्वतंत्र यानी फ्रीडम वंश की स्थापना किया। उनके पुत्र थे बहार खान नुहानी। तो इसी को बोला है कि बिहार में स्वतंत्र नुहानी वंश की स्थापना किसने किया, तो इसका श्रेय जाता है बहार खान नुहानी को। इसने बिहार में स्वतंत्र शासन की स्थापना की और इस प्रकार बहार खान नुहानी को बिहार में नुहानी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो सवाल पूछेगा कि नुहानी वंश के संस्थापक कौन है, तो बहार खान नुहानी। इनको कुछ उपाधि भी मिला था, बहार खान नुहानी को उपाधि भी मिला था, तो आइए उसको भी जान लेते हैं। इनको मोहम्मद शाह के नाम से उपाधि मिला था बहार खान नुहानी को, जो कि एग्जामों में पूछा हुआ है। अब इसकी बता दें बिहार में नुहानी शासकों को अफगानी शक्तियों का संस्थापक माना जाता है। सवाल देखिए तुर्की शासक का पूछेगा तो तुर्की का हो जाएगा ओला बख्तियार खिलजी। लेकिन अफगानी देखिए मुसलमान ही थे लेकिन ये कई क्षेत्रों से आए थे। एक तुर्की से बख्तियार खिलजी थे तो उनको तुर्की शासक को बोलेगा मतलब कि शक्तियों के संस्थापक बख्तियार। लेकिन अफगानी शक्तियों का बिहार में बोलेगा तो इन्हीं को बहार खान नुहानी को। आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं इनके बीच में एक फरीद खां जो कि शेर शाह सूरी के नाम से आप लोग वर्तमान में जानते हैं या पहले भी जानते होंगे। इनका एक मकबरा भी है, मकबरा कहाँ है कमेंट में बता दीजिएगा। देखिए एक फरीद खां है, फरीद खां इनका पहले का नाम था लेकिन एक काम किया ऐसा तो जिनके बावजूद इनका नाम बदल के शेर खां मिल गया उपाधि। लेकिन कौन उपाधि दी एग्जाम में पूछता है और क्यों मिला, आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए बहार खान नुहानी जो कि पुत्र किसके थे, दरिया खान नुहानी के। बहार खान नुहानी पुत्र थे दरिया खान नुहानी के और बहार खान नुहानी के पुत्र एक हैं जलाल खान नुहानी। तीनों नाम याद रखना। जो जलाल खान नुहानी के अंगरक्षक हैं फरीद खां को नियुक्त किया गया। देखिए की पॉइंट, बहार खान नुहानी के जो पुत्र हैं जलाल खान नुहानी इनके अंगरक्षक यानी मतलब बॉडीगार्ड के रूप में किसको रखा गया, तो फरीद खां को रखा गया, फरीद खां को नियुक्त किया गया। ठीक है, तो इसमें बड़ी बात क्या है, तो बड़ी बात तब है जैसे ही देखिए फरीद खां थे, फरीद खां की बहादुरी से खुश होकर बहार खान नुहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दी। यही शेर खां आगे चलकर शेर शाह सूरी बना। ऐसा क्या हुआ, तो देखिए जो इनके पुत्र जलाल खान नुहानी थे इनके सामने कोई एक शेर आ गया तो शेर को मार के इनकी जान को बचा लिए। अब शेर के मार के जान बचाएंगे तो इनके जो पुत्र थे तो खुश तो होंगे ही क्योंकि मेरे बेटा का यह जान बचाया है। तो इनको खुशी से खुश होकर जो बहार खान नुहानी है इन्होंने शेर खां की उपाधि दे दी। अब इनका जो है नाम बदल के फरीद खां से शेर शाह हो गया, जो कि आगे चल के आप लोग को जानते होंगे शेर शाह सूरी के नाम से। इनका एक मकबरा है जो कि सासाराम में स्थित है। तो यहाँ तक अभी हम लोग लेक्चर 1 समाप्त किए हैं, और भी है पढ़ेंगे, लेकिन आइए आपको स्टार्ट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव से। तो यहाँ से आप लोग का जो हम लोग शुरू किए थे दिल्ली सल्तनत बिहार के अंतर्गत वह सारा टॉपिक ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप लोग भारत के अंतर्गत पढ़िएगा तो इसमें ढेर सारा अभी भी की पॉइंट पढ़ना है, लेकिन बिहार के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत इतना ही पढ़ना है। आइए 30 सवाल करते हैं प्रीवियस सवाल जो कि आपके बिहार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला सवाल हम लोग का है बिहार पर पहला
तुर्की मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो बिहार में जो है पहला तुर्की मुस्लिम, तो आप लोग को बता दें 1197 में। कब हुआ था? 1197 में। किसने किया था भाई? बख्तियार खिलजी ने। इनका सफल आक्रमण कब हुआ था? 1198 में। किस जिले पे हुआ था? दरभंगा पे। ठीक है, किस पे हुआ था? दरभंगा पे। अब आप लोग को पता चल रहा होगा, देख सकते हैं बीपीएससी पीटी में 2018 में शिफ्ट फर्स्ट में पूछा हुआ है, तो इसका आंसर होगा 1197। उम्मीद करते हैं सवाल आप लोग को बढ़िया से आ गया होगा। आइए सवाल नंबर सेकंड को बताते हैं। सेकंड नंबर सवाल है कि बिहार और बंगाल को जीतने वाले, यानी बिहार और बंगाल को जीतने वाले पहला तुर्की या मुस्लिम शासक कौन थे? देख सकते हैं किस एग्जाम में पूछा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने तो नहीं जीता था, दिल्ली में हमला किए थे, लेकिन यह बख्तियार खिलजी जो थे, इन्होंने ही पहला ऐसे तुर्की या मुस्लिम शासक थे जिन्होंने बिहार और बंगाल को जीते थे। इन्होंने एक शहर का भी स्थापना किया था जो कि बख्तियारपुर है, और इन्होंने एक गलत काम भी किए थे। गलत काम क्या किए थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय को समझ रहे हैं आप लोग। यहाँ पे थर्ड नंबर, थोड़ा सा इसमें ऑप्शन का स्पेस बढ़ गया है, आप सभी को बता देंगे। नीचे है राजा मान सिंह, याद रखना। देखिए यहाँ पे है कि बख्तियार खिलजी ने जब बिहार पे आक्रमण करके अभियान चला रहे थे, अभियान कर रहे थे, दौरा कर रहे थे, तो उनके अभियान के समय सेन वंश के शासक कौन थे? तो एक शासक थे वहाँ पे दरभंगा में, तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो आपको बताएं लक्ष्मण सेन थे। ये तो हो गए नहीं, लक्ष्मण सेन थे। ये भी आपका बिहार टीचर के एग्जामों में पूछा हुआ है। आइए आपको अगला सवाल कराते हैं। अगला सवाल है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में, यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं, बख्तियार खिलजी ने बिहार में किस विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया? देख सकते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स का सवाल है, तो इसका आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 5 नंबर सवाल कि बख्तियार खिलजी का बिहार में पहला सफल आक्रमण कहाँ हुआ? तो 1198 में हुआ था। यह दरभंगा क्षेत्र में हुआ था। तो पटना होगा नहीं, गया होगा नहीं, दरभंगा होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मुंगेर था। यहाँ पे ये 6 नंबर सवाल, किस वर्ष बख्तियार खिलजी ने दरभंगा को पूरी तरह जीत लिया? तो 1197 में पहला आक्रमण हुआ, 1198 में दरभंगा को जीत लिया। ये होगा नहीं, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं इंटर लेवल 2018 में पूछा हुआ है। चलिए अगला सवाल है 7 नंबर, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय उसकी शासन व्यवस्था बिहार के किस नदी? तो आपको मैप में आपको बताए थे इधर ही इनका क्षेत्र था जो कि कर्मनाशा नदी के पूर्व में था। यहाँ पे नदी था कर्मनाशा नदी के पूर्व में। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है? कर्मनाशा नदी यहाँ पे दिया है, सवाल में भी दिया होगा दिशा किस नदी के पूर्व में, तो उस कर्मनाशा नदी के पूर्व में। ये सभी प्रीवियस ईयर हैं, आप सभी को पता होना चाहिए। बिहार के क्षेत्र में बख्तियारपुर नाम का प्रसिद्ध शहर किसने स्थापना किया? तो आपको बताएं इनका 2 काम था, 2 काम याद रखना है। पहला नालंदा विश्वविद्यालय को जला डाले, और दूसरा बख्तियारपुर नाम का एक शहर रखे थे। यह बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह पहला शासक कौन था जिसने बिहार के सबसे पहले अपने अधीन दिल्ली के अधीन कर लिया था? तो इसमें से बताना है आपको, तो इल्तुतमिश होगा। बलबन क्या किए थे? यह गया जी क्षेत्र को शामिल किए थे। इनकी जो जानकारी कहाँ से मिल लेती है? राजा वनराज के अभिलेखों से। लेकिन बोला है कि दिल्ली सल्तनत के वह पहला शासक कौन थे जिन्होंने बिहार को सबसे पहले अधीन कर लिया? तो वह थे इल्तुतमिश। खिलजी नहीं, मुगल वंश के यह शासक थे। गुलाम वंश के, किसके? गुलाम वंश के शासक थे, लेकिन गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। आइए आपको अगला बताते हैं। 10 नंबर है कि इल्तुतमिश ने बिहार क्षेत्र में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश ने पहला सूबेदार मौलिक जनी को, देखिए ऑप्शन में पढ़ते हैं क्या है। हाँ, इल्तुतमिश ने अपना पहला जो है
बिहार क्षेत्र में अपना पहला सूबेदार किसे नियुक्त किया? मौलिक जानी को। किसको? मालिक जानी को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस राजा के अभिलेखों से यह प्रमाणित होता है कि बलबन ने दक्षिण बिहार के गया जी क्षेत्र के दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया? तो इसका आंसर होगा, आप सभी को बता दें, राजा वनराज के लेख से हमें पता चलता है। अगला है, नेक्स्ट है कि खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने दरभंगा के राजा के खिलाफ सैन्य अभियान के लिए किसे भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी भेजे थे इस्माइल खां को। वहाँ पे जाके शक्र सिंह के संग इनकी लड़ाई हो जाती है, पराजित भी कर देते हैं और एक बार ये भी पराजित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे से संधि करके अपना क्रियाकलाप करते हैं। आइए आपको नेक्स्ट 30 नंबर, इस्माइल खां ने दरभंगा के किस शासक को पराजित किया जिसके बाद दोनों 10 शासकों के बीच संधि हो गई? वही शक्र सिंह थे। क्या ऑप्शन में है? ये शक्र सिंह, गलत टाइप हो गया, शक्र सिंह। नेक्स्ट है, तुगलक वंश के शासनकाल 1320 से 1414 ईस्वी तक दौरान बिहार के प्रांतीय राजधानी कौन सी थी? तो तुगलक वंश में ही बिहार शरीफ बनाई गई थी। आप सभी को बताए थे। ऑप्शन नंबर सी। देख सकते हैं प्रीवियस ईयर का यह प्रश्न है। अगला है कि MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग किले का निर्माण कराया और दरभंगा का नाम क्या बदल दिया? तो तुगलकपुर। दरभंगा का नाम तुगलकपुर। और तुगलकाबाद किसका नाम है? तो तुगलकाबाद पूरे तिरहुत क्षेत्र का। किसका? तिरहुत क्षेत्र का। और यह तुगलकपुर यह हो जाएगा दरभंगा का। और किसने नाम बदल दिया? अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अगला सवाल, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार को तुगलकाबाद कर दिया नाम बदल कर, तो किसको? तो तिरहुत। ऑप्शन नंबर बी। तो आइए 70 नंबर सवाल। तो 70 नंबर सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश का बिहार के क्षेत्र पर कोई प्रभावी आक्रमण नहीं हुआ था? सैयद वंश। बोले थे आपको सैयद वंश। तो ऑप्शन नंबर होगा नहीं, बी भी नहीं होगा, सैयद वंश। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, डी आपका राइट होगा। ये सवाल नंबर 18, सिकंदर लोदी ने जौनपुर के सरकी वंश के शासक हुसैन नाम के थे, हाँ, हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद किसे जौनपुर और बिहार सीमा के क्षेत्रों में भेजा था? तो इन्होंने भेजे थे दरिया खां नुहानी को। इनके पुत्र थे बहार खां नुहानी और इनके पुत्र थे जलाल खां नुहानी। आइए तीनों के बारे में फैक्ट आपको बता देता हूँ। ये जो दरिया खां नुहानी के पुत्र बहार खां नुहानी है, इन्होंने बिहार में स्वतंत्र नुहानी वंश की स्थापना किया। जलाल खां नुहानी के अंगरक्षक के रूप में बहार खां नुहानी ने फरीद खां को रखा और इनको शेर से बचाया था, तो फरीद खां का नाम बदल के शेर खां की उपाधि उसे दे दिया गया था। ठीक है, आइए आपको आगे बताते हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दरिया खां नुहानी। आप सभी को पता होगा। 90 नंबर सवाल है कि सरकी वंश का विस्तार उत्तर प्रदेश के जौनपुर से लेकर बिहार के किस भाग तक? तो बिहार के यहाँ पे देख सकते हैं पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग, उत्तरी भाग। तो आप लोग मैप के थ्रू इसको अध्ययन कीजिए। ये उत्तर होता है, ये दक्षिण होता है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम होता है। तो किस भाग तक? तो जौनपुर इसी तरफ था, तो यानी पश्चिमी भाग तक। ये बिहार के इस भाग तक विस्तार हुआ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार में स्वतंत्र नुहानी वंश जो कि अफगान शासक की स्थापना किसको चाहता है? तो नुहानी वंश की जो स्थापना है ये दरिया खां नुहानी तो होगा नहीं, बहार खां नुहानी आपका राइट आंसर होगा। देख सकते हैं 2020 के PPSC में PT में पूछा गया है। यहाँ पे जो है बिहार में अफगानी शक्तियों के वास्तविक संस्थापक कौन है? अफगानी बोलेगा तो बहार खां नुहानी, लेकिन बोल देगा तुर्की बख्तियार खिलजी। टीचर एग्जाम में पूछा हुआ है 2024 में, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। आइए आपको अगला, बहार खां नुहानी ने फरीद खां को बहादुरी शेर मारने से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि दी? सुल्तान का नहीं,
मल्लिका भी नहीं शेर खां की उपाधि दिए थे। बहार खां नूहानी ने, देख सकते हैं 2021 के में पूछा हुआ है। अगला है कि बहार खां नूहानी ने फरीद खां को अपने किस पुत्र के अंगरक्षक, तो जलाल खां कौन थे, जलाल खां, तो जलाल खां नूहानी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगला है 24 दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक है, तो 1206 से 1290। पूरा दिल्ली सल्तनत कब से चलता है, तो 1206 से 1526। फिर इसके बाद आता है गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 और यही सबसे कम टाइम पीरियड वाला वंश था खिलजी वंश। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन सा वंश है, तो इसका आंसर होगा खिलजी वंश। 1290 से 1320 केवल 30 वर्ष यह शासन कर पाए। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश के शासनकाल कब से कब तक रहा, तो खिलजी वंश का अभी तुरंत बताएं कौन होगा। 1290 से 1320, देख सकते हैं 2013 का यह सवाल है। अगला, तो आज के हम लोग का लास्ट सवाल जो है, अंतिम सवाल, कि तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश के शासन किया और जिसका बिहार पे प्रभाव जो है नगण्य था, यानी कम। उसमें आपको बताए थे नोट्स में कि वहाँ के काबिल शासक कम थे जिनका प्रभाव बिहार पे इफेक्ट कम देखने को मिला। इसका ऑप्शन है पहला लोधी वंश, दूसरा है सैयद वंश, तीसरा है मुगल वंश और चौथा है सूर्य वंश। तो आप लोग इसका आंसर नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। कैसा लगा आज का सेशन, इसका भी राय कमेंट में दीजिएगा। तो हम लोग दिल्ली सल्तनत बिहार के अंतर्गत आने वाले जितने भी की पॉइंट थे उसको ख़त्म कर लिए। इससे अलावा आपको और ज़्यादा सवाल नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे, तो हम लोग इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत ख़त्म कर चुके हैं बिहार के अंतर्गत, और अगले जो वीडियो आएगा मुग़ल काल आएगा और उसमें भी कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल भी लाएंगे। तो आप लोग को यह सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट में अवश्य बताइएगा। यह जो यहाँ पे तीन जो की पॉइंट है इसको समझ लीजिए। जाते जाते 712 ईस्वी से 1226 ईसा पूर्व के जो इतिहास है यानी समय है, इसको बोलते हैं पूर्व मध्यकाल। लेकिन जो मध्यकाल कहाँ से स्टार्ट होता है, 1206 से 1707 तक। लेकिन पूर्व मध्यकाल 712 से 1206 तक। नेक्स्ट है 1206 से 1707 ईस्वी के मध्यकाल। मुस्लिम राजा इसमें ज़्यादातर हुए, हिंदू राजा एक भी नहीं थे। और अंतिम राजा कौन थे, तो मुगल वंश के। तो देख सकते हैं कि बहादुर शाह जफर जो 1857 में क्रांति में भाग लिए थे। तो उम्मीद करते हैं इस तीनों का भी आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। जाते जाते कमेंट में उसका जवाब अवश्य बताना कि तुगलक वंश के टाइम पीरियड के समाप्ति के बाद किस वंश का जो इफेक्ट था बिहार पे कम देखने को मिला था। जो सवाल हम पूछे थे उसका आंसर सभी का आना चाहिए। और ऐसे ही तमाम वीडियो को लेकर आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के सभी एग्ज़ामों के लिए इस चैनल के माध्यम से और भी वीडियो अवश्य डालेंगे। नीचे कमेंट में टॉपिक का भी सजेशन अवश्य कीजिएगा।